ठीक है, रेगुलेशन है 34 एनुअल रिपोर्ट। लो पढ़ना शुरू करो। The listed entity shall submit to the stock exchange and publish on its website a copy of annual report sent to the shareholders along with a notice of the annual general meeting not later than the day of commencement of dispatch to its shareholders. Simultaneously उसको website में भी डालना है. देखो अपन वर्ड फाइल में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या। And website. In the event of any changes in the annual report, the revised copy along with the details of an explanation for the changes shall be sent not later than 48 hours after the AGM. After the AGM. हाँ ठीक है, अभी पहले देख लो ये क्या क्या है, फिर अब इसको वर्ड में एक ही बार में करना है। Annual report along with the notice shall be on the date of commencement of the dispatch, means वो जिस दिन हम लोग शुरुआत करेंगे तो उसको साथ स्टॉक एक्सचेंज और करना है साथ साथ, तो लो कर लो साथ साथ 34 एनुअल रिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं वो, कह रहे हैं कंपनी शेल सबमिट टू स्टॉक एक्सचेंज एंड अपलोड ऑन वेबसाइट वेल। कब चाहिए इसको, वेन एंड व्हाट, दो चीजें। फर्स्ट क्या क्या करेगी, एनुअल रिपोर्ट सेंड टू शेयर होल्डर प्लस नोटिस। कब, not later than the day of commencement of dispatch to its shareholders. So not that means less than or equal to date of commencement of dispatch। अगर हम 25th की डिस्पैच की डेट डाल रहे हैं फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड 25 दिन बाद 5 और 20 तारीख के आसपास की डेट के लिए 20 के लिए, देन आप एनी टाइम बिफोर ऑन और बिफोर 25 आप एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज को और वेबसाइट पे डालेंगे। क्लियर है क्या? Not later than day of commencement। अगर लेटर देन अगर 25 तारीख को डिस्पैच हो रहा है तो आप 26 तारीख को एक्सचेंज को नहीं दे सकते, क्योंकि वो लेटर देन डे अगर डिस्पैच हो रहा है आपको दे लो। जो आपने कमेंसमेंट की डेट रखी, जिस दिन आपने पहला लेटर पोस्ट कर दिया या पहली ईमेल डाल दी, वहां से कमेंस हो गया विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने फिजिकल का टाइम पहले रखा और ईमेल बोला 2 दिन बाद डालेंगे, तो आपको जिस दिन आपने फिजिकल की पहली कॉपी आपने पोस्ट में डाली उस दिन तक आपका लास्ट डेट है एक्सचेंज को देने के लिए। और अगर आप ईमेल से भेज रहे हो 25 को पूरा ईमेल कर रहे हो तो 25 तारीख तक ही आपको एक्सचेंज को देना है। तो आप 24 को भी दे सकते हो, 23 को भी दे सकते हो जब आपकी एनुअल रिपोर्ट रेडी होगी, लेकिन 26 को नहीं दे सकते। राइट, बराबर। 24 को दे सकते हो डिस्पैच, मैंने 25 को प्लान किया है तो सब ईमेल या और 24, 23, 22 कभी भी दे सकते हो, 25 से पहले 21 जो भी उनका टाइम है, लेकिन 25 के बाद नहीं दे सकते। और देना क्या है, जो एनुअल रिपोर्ट हमने डिस्पैच भी अगर 25 का डेट से चालू हो रहा है तो फिर उसके वो ही दिन या तो उसके पहले देना है। राइट, फिर इसने क्या बोला सेकंड में, अगर रिवीजन हुआ आपकी एनुअल रिपोर्ट में तो कब देना है? 48 नॉट लेटर देन 48 और आफ्टर द एजीएम, मींस जब भी रिजल्ट उसको डिक्लेयर करते तब भी देना है क्या उसके साथ? नहीं, नोट लेटर देना। नोट लेटर देने का मतलब तो लेट टू लेट रिवीजन जब आप दे सकते हो एनुअल रिपोर्ट का, अगर हमने 20 तारीख की जब रखी तो नोट आफ्टर 22
सो हाँ डिस्पैच के दिन से लेके 22 तक अगर कभी भी दोगे आप तो ये क्लोज को स्पेसिफाई कर रहे हो, कंप्लायंस कर रहे हो। हाँ, उसमें 48 आवर्स के बाद नहीं देना है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोला है आपको। आपने डिस्पैच कर दी, आपको पता चला अगले दिन ही गड़बड़ है, आपने दोबारा शेयर होल्डर को रिवाइज करके भेजी या कुछ कोई एजेंडम डाल दिया और आपने अपने रिपोर्ट रिवाइज करी, तो नोट लेटर देन इसलिए आता है। अगर उसमें लिखा होता है आफ्टर 48 आवर्स, अगर वहां पे वर्ड होता है कि दी एक्सचेंज कॉपी शैल बी सबमिटेड टू एक्सचेंज आफ्टर 48 आवर्स आफ्टर दी एजीएम या विद इन 48 आवर्स ऑफ दी कंक्लूजन ऑफ एजीएम, तब वो अलग मीनिंग आता है। यहाँ पे लिखा है नोट लेटर देन 48 आवर्स, तो आप उसके आगे नहीं जा सकते। सेम ऊपर भी नोट लेटर देन लिखा है कि कमेंसमेंट और डिस्पैच के बाद नहीं दे सकते, तो उससे अगर रिवर्स में जाओगे तो उससे पहले हम कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये जो पॉइंट था 34, कंपनी जो है वेबसाइट पे और स्टॉक एक्सचेंज पे कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट विद नोटिस ऑफ एजीएफ, नोट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू इट्स शेयर होल्डर। In the event of any change to the annual report, revised copy along with detail of explanation for the change shall be covering letter में आपको चेंज क्या हुआ है वो बताना है और साथ में रिवाइज रिपोर्ट भेजनी है, नोट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम, राइट? यस। फिर अब इस एनुअल रिपोर्ट में जो बुकलेट बनती है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो चीज आपको balance sheet, profit and loss, etc., and the statement on impact of audit qualification as stipulated in 33(3)(d) if applicable, consolidated financial statements audited by the statutory auditors, cash flow presented statement presented only under the indirect method as prescribed under accounting standard Indian Accounting Standard 7 as applicable, specified in section 133 of Companies Act 32 relevant rules framed thereunder, or as specified by the Institute of Chartered Accountants of India wherever whichever is applicable. Then directors report होगा, इधर डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोला है और एक्ट में बोर्ड्स रिपोर्ट है। हाँ वो ठीक है, इंटरचेंज यूज करते हैं। Management discussion analysis report either as a part of the director's report or addition thereto. For top 1000 listed entities based on market capitalization, business responsibility report describing initiatives taken by the listed entity from an environment, social or governance perspective in the format as prescribed by the board from time to time. And that provided that the requirement of submitting the business sustainability report shall be discontinued after financial year 2022, thereafter with effect from financial year 2022-23. Top 1000 listed entities based on market capitalization shall submit business responsibility and sustainability report in the format as specified by the board from time to time. F22 से बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट वो डिसकंटिन्यू होके रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हो जाएगा। और अभी 1 साल के लिए ये 21-22 के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो फॉर द डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 विल कंटेन, हाँ लेकिन अगले साल की में आपको देना पड़ेगा business responsibility and sustainability. Provided further that even during the 122 top 1000 entities may voluntarily submit business responsibility and sustainability report in place of mandatory business responsibility report. Provided further that the remaining listed entities, including entities which have listed their specified securities on SME, may voluntarily submit such report. अच्छा उनको वॉलंटरी है सर, ठीक है। अब इसको अगर हम समरी में, हाँ समरी में नहीं, वो आगे बढ़ते हैं, पहले इसका वो नहीं। फर्स्ट पॉइंट जो था
कि एनुअल रिपोर्ट आपको एक्सचेंज को कब देनी है और रिवीजन कब देनी है। फिर ये एनुअल रिपोर्ट जो देनी है आपने ऊपर लिखा, व्हाट शुड इट कंटेन। हाँ हाँ, इसमें सबसे पहले ऑडिटेड स्टैंड लोन। सर, कंसोलिडेटेड में ऑडिटेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, ऊपर नहीं है। पर वो स्टैंड लोन हमेशा ऑडिटर्स ही करते हैं ना। हम्म, कंसोल में लोग पूछ इधर सकते हैं कि हम कंसोलिडेटेड सीए से ऑडिटेड कराएं क्या। ठीक है, स्टैंड लोन देना है और क्या देना है कंसोलिडेटेड कि इसमें फिनांशियल बैलेंस शीट और स्टैंड पीएनएल अलोन में बैलेंस शीट, पीएनएल और स्टेटमेंट चाहिए। ऑफ इम्पैक्ट ऑन ऑडिट क्वालिफिकेशन। ठीक है, स्टेटमेंट और इम्पैक्ट। ऑडिट क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसके अलावा कैश फ्लो देना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइन से चलते, कंसोल देना, ऑडिटेड, देन क्वेश्चन ऑडिटेड बाय द स्टेटमेंट। स्टैट्यूटरी हाँ, ऑडिटर्स, इनडायरेक्ट मेथड से देना, डायरेक्ट मेथड एंड फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट देनी, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस एमडीए। रिपोर्ट आइदर एज अ पार्ट हाँ, एमडीए और देना, इन। बट सीजी रिपोर्ट किधर गया फिर? वो डायरेक्ट रिपोर्ट करना। फिर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट हाँ अप टू 21-22। फिर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 22-23। किनको, 4,000 कंपनीज एज पर मार्केट कैप, एंड। मैंडेटरी फ्रॉम 20 to 23, ऑप्शनल हाँ ऑन 22 फॉर 20। हाँ, बीएसआर जो है 22-23, 21-22 ऑप्शनल, 22-23 मैंडेटरी 4,000 कंपनीज को, और अदर कंपनीज में आल्सो गिव वॉलंटरी, राइट। अब अगला पॉइंट यहाँ तक कवर हुआ। Yes. The annual report shall contain any other disclosures specified in Companies Act along with other requirements specified as specified in Schedule 5 of these regulations. शेड्यूल 5 क्या कहती है, क्या क्या होना चाहिए। इसके कितने पॉइंट है। इसमें पहले पॉइंट देख लो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स है, एमडीए है, सीजी रिपोर्ट है, ऑडिट का सीजी रिपोर्ट की डिटेल चल रही है, किसमें क्या क्या होना चाहिए। Disclosure of accounting treatment. इस सब चल रहा है, बस इतना ही। फिर डिक्लेरेशन है कंप्लायंस की, कंप्लायंस सर्टिफिकेट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और डीमेट सस्पेंस अकाउंट का डिस्क्लोजर है। तो 6 पॉइंट है इसके अंदर, फटाफट अपन रिव्यू करें। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में वो कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करोगे। Listed entity shall make disclosures in compliance with accounting standards on related party disclosure. तो जो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट देते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की, वो होगी। Yes. देन 2 पॉइंट, disclosure requirement shall be as follows. In the account of disclosures of amount at the end or at the year end and the maximum amount of loan advances investment outstanding during the year. तो ये क्या बोल रहे हैं कि इन पर्टिकुलर चीजों को आपको 2 चीजें देनी है, एक ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, और साल में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी थी। Disclosure of amounts at the year and maximum amount of loans advances investment outstanding during the year. तो इसका रीजन क्या है, आपने सारे साल दिया, आखिर में 0 कर दिया, हाँ तो आप आखिर में बोलोगे कि हमारा कुछ भी नहीं है, नेट 0 है, लेकिन वो बोला मैक्सिमम अमाउंट भी आपको पता नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज्यादा कितनी अमाउंट, किस चीज की। during the year भी देना। हाँ, किस चीज Holding की company को the देना है। accounts of holding company, loans and advances in the nature of loans to subsidiaries by name and amount. ठीक है,
हाँ, क्या किसको ऐसा लोन दिया एन अमाउंट. Then loans and advances in the nature of loan to associate by name and amount. Then loans and advances in nature of loan to firms, companies in which directors are interested by name and amount. ठीक है, डायरेक्टर्स क्यों नहीं लिखा इसने? क्योंकि डायरेक्टर्स को दे ही नहीं सकते इस सब्सिडरी की बुक्स में. बट ये कैसा समझेगा लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स ना, इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड. हर डायरेक्टर जो MB3-1 देता है उनके उन कंपनियों को अगर आपने लोन दिया है तो उसकी डिटेल मांगा, और उनको आप लोन तभी दे सकते हो जो आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया. 184 लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर, ये हो गया. सेम सब्सिडरी को भी सेम डिस्क्लोजर देना एज एप्लीकेबल टू द पेरेंट इन द अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी. अभी अनलिस्टेड है सब्सिडरी तो भी डिस्क्लोजर तो देना ही है, पेरेंट लिस्टेड है इसके लिए. Holding company investment made by the loanee in the shares of parent company and subsidiary company when the company has made a loan or advance in the nature of loan. तो आपने किसी को लोन दिया, उस आदमी ने अपनी कंपनी में कितने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में, वो डिटेल लेनी है. क्यों? क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता किसी भी कंपनी को कि वो लोन दे अपने ही शेयर खरीदने के लिए. तो यहाँ पे जब अमाउंट आएगी तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा कि ये लोन की अमाउंट से खरीदा है कि पहले अपने पैसे से. ये वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं. नहीं, इसमें क्या बोला सर आपने, मुझे समझा नहीं. कि देखो, कोई भी कंपनी अपने शेयर खरीदने के लिए किसी दूसरी कंपनी को लोन नहीं दे सकती. लोन नहीं दे सकती, करेक्ट. हाँ. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जिसको आपने लोन दिया उसने आपकी कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर्स में. अच्छा. अगर आप उसने लिख दिया कि हाँ उसके इतने शेयर्स है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हमारे लोन के पैसे से खरीदा कि अपने पैसे से खरीदा. हाँ, ओके. ठीक है. हाँ. For the purpose of हाँ, for the purpose of above disclosures, directors' interest shall have the same meaning as per 184. Disclosure of transaction of the listed entity with any person or entity belonging to the promoter or promoter group which holds 10% or more shareholding in the listed entity in the format prescribed in the relevant accounting standards for annual results. अगर कोई प्रमोटर जो कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है उसके साथ अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है तो आपको उसकी डिटेल देनी है, ट्रांजेक्शन किसी भी टाइप की. Then transaction में disclosure of ये related party transaction. Yes. Any person or entity belonging to. तो अगर आपके प्रमोटर में कोई शेयर होल्डर है, जैसे कल अभी इंडियन सीमलेस देख रहे थे 42% शेयर था, अगर उसके बाद वो सेल परचेज की कोई ट्रांजेक्शन करी है तो वो भी डिस्क्लोज कर देंगे एनुअली. Means any transaction. हाँ. उसने कंपनी के साथ किया जिसका 10% और मोर शेयर होल्डिंग है उसको डिस्क्लोज. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. This section shall include discussion only on the following matters within the limit set up by the listed entity's competitive position. अभी अब ये आपने कभी कोई एनुअल रिपोर्ट बनाई है? हाँ, यस. जो भी आपने एनुअल रिपोर्ट बनाई होगी तो आपको ये एक ही चीज को आपने टिक मारा होगा, जो यहाँ लिखा है वो मेरे पैराग्राफ आ रहे हैं. तो ये सिर्फ वही पैराग्राफ है. 2 सेक्शन थे, पहले इंडस्ट्री सेगमेंट था, फिर कंपनी का सेगमेंट है. Industry structure and development, opportunities and threats, segment wise or product wise performance, outlook, risks and concerns, internal control systems and their adequacy. Discussion on financial performance with respect to operational performance, material developments in human resource industrial relations front, including number of people employed, details of significant changes into bracket change of that is change of 25% or more as compared to the immediately previous the financial year in the key ratios along with the detailed explanation thereof, including the data's turnover, inventory turnover,
interest coverage ratio, current ratio, debt equity ratio, operational profit margin percentage, net profit margin percentage, or sector specific equivalent ratios as applicable. Details of any change in the return on net worth as compared to the immediately preceding the previous financial year along with the detailed reasons thereof. देखो दोनों में फर्क क्या है, आई और जे में। आई में कह रहा है कि ये जो 1 से 7 रेशियोज है, उसमें अगर 25% से ज़्यादा चेंज हुआ, हाँ, तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है। लेकिन जे में कह रहा है कि आपके रिटर्न ऑन नेटवर्क में अगर जरा सा भी चेंज हुआ, वट एवर, छोटा या बड़ा, तो आपको रीजन डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी ही देनी है। Yes. ठीक है, लास्ट टाइम अगर आपकी डेट, ये जो डेटा टर्नओवर रेशियो थी 60, हाँ, 60 डेज, और अभी डेटा टर्नओवर रेशियो हो गई 100 डेज, तो 25% से ज़्यादा टर्नओवर रेशियो भी चेंज हो गया। तो आपको रीजन देना है कि आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है डेटा से पैसा लगाने में। लेकिन अगर डेटा टर्नओवर रेशियो थी 60 और अभी 70 हुई, तो आपको रीजन देना कंपलसरी नहीं है। बराबर। तो एमडीए देना, फिर क्या देना इसमें एमडीए में? Disclosure of accounting treatment, wherein preparation of financial statements, a treatment different from that prescribed in accounting standard has been followed. The fact shall be disclosed in the financial statements together with the management's explanation as to why it believes such alternative treatment is more representative of the true and fair view of the underlying business transaction. ठीक है, तो अगर आपने कोई चेंज किया है अपने आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज जो कि डिफरेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही किया कोई भी चेंज, तो नहीं होता, नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो कहा है उससे अलग कुछ किया है, तो आपको मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एमडीए में 2 ही पॉइंट थे, ये डिफरेंट सब हेडिंग से, इनके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपने यूज किया तो वो देना है। ठीक है, सीजी में क्या देना? The following disclosure shall be made in the section on corporate governance of annual report. A brief statement on listed entities' philosophy on code of governance. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल, उनकी कंपोजिशन, कैटेगरी, अटेंडेंस उनकी हर मीटिंग के ऊपर, एजीएम में अटेंडेंस, फिर उन्होंने कितनी, हाँ, इंडिविजुअल डायरेक्टर, मेंबर और चेयरपर्सन, और 2019 के बाद उनके नाम भी देने जहाँ है और डायरेक्टरशिप भी देनी। फिर कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, कब हुई, हाँ, number of meetings of the board of directors held and the date on which held. Disclosures of relationship between the directors inter se. Then number of shares and convertible instruments held by non-executive directors. Web link where details of remuneration programs imparted to independent directors is disclosed. Then a chart or matrix setting out skills, expertise, competency of the board of directors, specifying the following: with effect from the financial year ending March 2019, list of core skills, expertise, competencies identified by the board as required in the context of its business and sector for it to function effectively, and those actually available with the board, and with effect from March 31, 2020, names of directors who have such skills, expertise, competence. ये क्यों है? ये आपको बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी के लिए ये 2 ऐड हो जाएगा, जी एंड एच मुझे लेना पड़ेगा। हाँ, वेबसाइट में। Confirmation that in the opinion of the board, independent directors fulfill conditions specified in these regulations and independent of management. Yes, ये ठीक है।
detailed reason for resignation of an independent director who resigns before the expiry of his or her tenure, along with a confirmation by such a director that there is no other material reason other than those provided. ठीक है, तो ये बोर्ड के साथ फिर ऑडिट कमेटी में क्या देना है? Brief description of terms of reference, composition, name of the members and chairperson, meetings and attendance during the year. एनआरसी में फर्स्ट 3 सेम है और लास्ट डी के Performance evaluation criteria for independent directors. स्टेक होल्डर में Name of the non-executive director heading the committee, name and designation of compliance officer, number of shareholders complaints received during the financial year, number not solved to the satisfaction of shareholders, number of pending complaints. Risk management. Brief description of terms of reference, composition, name and members, names of members and chairperson, meetings and attendance during the year. The remuneration of directors. अब ये सब क्या है एक्चुअली में क्या है? जब भी आप सीजी रिपोर्ट बनाओगे, जब पहली भी बार अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाओगे, तो ये हर एक पॉइंट के ऊपर आपको कवर करना है. Correct, yes. All pecuniary relationships or transactions of the non-executive director vis-a-vis listed entity. The criteria of making payment to non-executive director. Alternatively, this can be disseminated on the listed entity's website and reference drawn thereto in annual report. Then disclosures with respect to remuneration. In addition to disclosures required under the Companies Act 2013, following disclosure shall be made. All elements of remuneration package of individual directors summarized under major groups such as salary, benefit, bonuses, stock options, pensions, etc. The details of fixed component and performance linked incentives along with performance criteria, service contract, notice period, severance, stock options details, stock option details if any, and whether issued at a discount, as well as the period over which accrued and over which exercised. ये remuneration details देंगे basically. Yes. ये सभी directors की देंगे. Yes. Then general body meetings, location and time where the last 3 meetings held, annual general meetings held, whether any special resolution passed in the previous 3 annual general meetings, whether any special resolution passed last year through postal ballot, details of voting pattern, person who conducted the postal ballot exercise. Procedure for postal ballot. Then whether any special resolution passed last year through postal ballot, details of voting pattern, person who conducted, whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot, procedure for postal. Right? So जब भी बनाते हैं एनुअल रिपोर्ट, तो हम ये सारे पॉइंट्स को टिक करते हैं कि हर एक पॉइंट को हमने टच अपॉन कर लिया. Means of communication. Quarterly results, newspapers wherein results normally published, any website where it is displayed, where it is whether it also displays official news releases and presentations made to institutional investors or the analysts. Okay. Yes. Their general shareholders information, AGM date, time, venue, financial year, dividend payment, and address of each of stock exchanges at which the listed entities securities are listed, and a confirmation about the payment of annual listing fees to each of such stock exchanges. Then stock code, market price data, high, low during each month in the last year, performance in comparison to broad-based indices such as BSE, Sensex, CRISIL index, etc. In case of securities are suspended from trading, directors' report shall explain the reasons thereof. Register to share
transfer, register to issue and share transfer agent, share transfer system, distribution of shareholding, dematerialization of shares and liquidity, outstanding global depository receipts or American depository receipts or warrants or or any convertible instrument conversion date, the likely impact on equity, commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities, plant location, address for correspondence. फिर Q क्या है? All listed entity, all list of all ratings obtained by the entity along with any revision thereto during the relevant financial year for all debt instruments of such security, such entity or FD program or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds whether in India or abroad. राइट। तो ये सब शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन है। फिर अदर डिस्क्लोजर आपको देने हैं, डिस्क्लोजर और मटेरियल सिग्निफिकेंट लिटिफाइड ट्रांजैक्शन जिनका लिस्टेड इसमें से कौन से आरटीए देता है? जैसे ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग जो है, सुनो, शेयर ट्रांसफर सिस्टम, रजिस्ट्रार टू एन इशू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग, डीमैट, जीडीआर, एडीआर की डिटेल, ये सब आरटीए देगा। मार्केट प्राइस डाटा ये सब आप बनाते हो। परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी वही देगा ना इंडाइस को? हम खुद ही बनाते हैं, जल्दी लेते नहीं। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आप खुद भी बना सकते हो। अदर डिस्क्लोजर में disclosures on listed on material significant related party transactions that may have potential conflict with respect with the interest of the listed entity at large. non compliance penalty stricture imposed by stock exchange or SEBI or any statutory authority relating to capital market, 3 years. फिर details of establishment of visual mechanism, whistleblower and affirmation that no personnel has been denied access to the audit committee. Actually chairman of the audit committee क्या audit committee है? कहाँ पे? ऑडिट कमिटी, वहाँ पे लिखा है कि आप चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी का ईमेल आईडी दोगे, लेकिन यहाँ पे आपको किसी को भी ऑडिट कमिटी को अप्रोच करने के लिए रोका नहीं, क्या ऐसा लिखा है? Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements. Web link where policy for determining material subsidiaries is listed. Web link where policy on dealing with related party transactions. Disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or QIP as specified under Regulation 30-70. A certificate from the company secretary in practice that none of the directors and the board of the company have been debarred or disqualified for being appointed or continuing as a director of the company by the board, Ministry of Corporate Affairs or such other statutory authority. But the board has not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatory required in the relevant financial year, the same to be disclosed along with the reason thereof, provided that the clause shall apply where recommendation of or submission by the committee is required for the approval of the board of directors and shall not apply where prior approval of the relevant committees is required for undertaking any transaction under these regulations. Means mostly it should be for recommendation. जहाँ पे रिकमेंडेटरी रोल है, वहाँ पे अगर उसने बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ के लिए देना। बट जिधर प्रायर अप्रूवल ही है, जैसे ऑडिट तो ऑलरेडी उसका ही है, तो ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब ये नहीं कहोगे कि ये आइटम केवल ऑडिट कमेटी ने अप्रूव करी है, बोर्ड ने नहीं करी। टोटल फीस फॉर ऑल सर्विसेज पेड बाय द लिस्टेड entity and its subsidiaries on a consolidated basis to the statutory auditors and all entities in the network firm stroke network entity of which statutory auditor is a part. मींस इसमें खाली वही लिस्टेड एंटिटी और सब्सिडरी आएगा ना, उसका लिस्टेड एंटिटी और उसका सब्सिडरी जिसमें सेम ऑडिटर हो, बट अगर सब्सिडरी में दूसरा ऑडिटर है तो नहीं आएगा उसको भी कोई। नहीं, अभी कैसे है, हमने जनरली लिस्टेड कंपनी का एक ऑडिटर, उसकी सब्सिडरी में कोई और ऑडिटर हो सकती है, लेकिन वो उसी ग्रुप के पार्ट है, तो आपको सबकी फीस क्लब करके यहाँ देनी है। And all entities in the network firm, so network entity of which statutory auditor is part, na?
हाँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे उसमें फॉरेन सब्सिडरी है, उसमें डिफरेंट ऑडिटर होगा लेकिन वो एंड इस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, जो हमारे आपकी हाँ नहीं है, तो उसका नहीं है। जो लिस्टेड एंटिटी और बाकी सब्सिडरीज का है वो उसका पार्ट नहीं है, तो उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, फिर वो ऑडिटर दूसरा नाम का है। हम्म खाली नेटवर्क, सेम नेटवर्क होना चाहिए उस ऑडिटर का। पर्पज क्या है कि आप हाँ उसकी फीस को बांट नहीं सकते, बांट रहे हो तो आप बराबर। डिस्क्लोज करो। मीन बेसिकली उनको समझना है कि एक एंटी लिस्टेड एंटिटी एंड सब्सिडरीज का कितना बिजनेस आ रहा है वो उस ऑडिटर हाँ को। हाँ डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक हाँ है। ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फाइल ड्यूरिंग द ईयर, ये ठीक। रिपीटेशन हो गया, फिर बोर्ड रिपोर्ट में भी आ रहा है। नंबर हाँ। ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, हम्म, कंप्लेंट्स ये थोड़ा ज्यादा ये लिखा है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग एज ऑन द डेट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस paras 2 to 10 along with reasons thereof shall be disclosed. Corporate governance report shall also disclose the extent to which the discretionary requirements as specified in part of the schedule to have been adopted. अब ये मैंने 11 इसलिए लिख दिया कि आपने कोई आइटम खा गए और कल को बोले हमको एप्लीकेबल नहीं था, तो इसलिए आपको नीचे लिखना है कि हमारे को एप्लीकेबल नहीं है। Hmm. और भी है क्या? Shall disclose to the extent to which the discretionary requirement हाँ, पार्ट part नीचे है, और उसमें दो तीन चीजें ही हैं। फिर disclosures of compliance with corporate governance require specified in regulation 17 to 27 and clauses ठीक है 46 to 1B जो आपने अभी जो shall be made लिस्टिंग लिस्टिंग रेगुलेशन आपने जो पढ़ा था 17 to 27, और जो 46 टू बी आप पढ़ोगे, उनके बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पूरी कंप्लायंस की है कि नहीं है आपको बताना है। हम्म, फिर सीईओ क्या डिक्लेरेशन देगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ने कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई किया, कंप्लायंस बराबर। अफर्म करिए, साइन करके दिए। हम्म, फिर हम्म, कंप्लायंस सेक्रेटरी सीजी की सब कंप्लायंस कंडीशन जो है वो कंप्लीट हुई है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स या फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट दे सकता है। हम्म। फिर डीमेट सस्पेंस अकाउंट जो था, ये क्या सस्पेंस अकाउंट था? Disclosure with respect to demat suspense account to unclaimed suspense account. जो यहाँ आफ्टर 7 years जो नहीं नहीं ट्रांसफर होते नहीं, हैं वो वही। आईपीएफ अकाउंट है। ये क्या था कि वो कंपनियों के आईपीएफ। पास अगर कोई सिक्योरिटीज पड़ी हुई थी अनडिलीवर्ड या ये सब, तो उन्होंने कहा था आप उसको ना सब डीमेट करके एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो जिसका नाम होगा डीमेट सस्पेंस अकाउंट। एंड अनक्लेम सस्पेंस account। ठीक है, तो ये अकाउंट किस लिए यूज होगा? इसके अंदर सपोज आपने किसी को सर्टिफिकेट डिस्पैच किया और अनडिलीवर्ड आ गया और किसी ने क्लेम नहीं किया, तो आपके स्टोर में पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा अगर कंपनी के पास ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट पड़ा है तो उसको डीमेट करा दो और कंपनी के सेपरेट अकाउंट में डाल दो। जब वो शेयर होल्डर आएगा तब उसको निकाल निकाल के दो उसमें से, और तब तक इसके ऊपर कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगी। Listed entity shall disclose the following details in its annual report, long as there are shares in the demat suspense account or unclaimed suspense account as applicable. Aggregate number of shareholders and outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year. Number of shareholders who approach the listed entity for transfer of shares from suspense account during the year. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year. Aggregate number of shareholders and outstanding shares in suspense account lying at the end of the year. That the voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of the shares claim the share. समझ गए ना, बिकॉज ये शेयर आपके पास पड़े हुए थे जिसके ऊपर कोई मालिक नहीं था, तो उन्होंने बोला ये शेयर के ऊपर वोटिंग राइट फ्रीज हो जाएगी और इसका डिस्क्लोजर आप सीजी रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में दे देंगे। सीजी रिपोर्ट में सीजी का सीजी में देने का जो एनुअल रिपोर्ट है, ये डीईएफ, ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है, डायरेक्टर रिपोर्ट में आ सकता है। ये टेक्निकली सब डायरेक्टर रिपोर्ट का ही पार्ट होता है, और उसमें सीजी को लिख देते हैं कि वो अनेक्स की हुई है। ठीक है, तो ये आप समझिए इसके अंदर क्या है। यस। फिर उसके बाद अभी हम लोग अभी जा रहे ये हैं, खत्म हुआ ना सर?
अभी ये शेड्यूल 2 का पार्ट ई कुछ वो देखना है वो। हाँ देखो, ये शेड्यूल 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मिनिमम इंफॉर्मेशन देखा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखा, रोल ऑफ ऑडिटिविटी देखा, हम पढ़ चुके हैं अच्छा सब। ये है। हाँ हाँ, ये नॉन फिर फिर वॉलेंट्री बात करें। हाँ, डिस्क्रिप्शन में देखो क्या क्या है। Non-executive chairperson may be entitled to maintain chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his or her duty. बट अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो उसको ऑफिस होल्डिंग कंपनी का यूज कर रहा है, तो ये उसको अलाउड है तो ऐसे। फिर हाँ, तो फिर वो मैंडेटरीली लिस्टेड एंटिटी पे के पास आना चाहिए। सब्सिडरी लिस्टेड एंटिटी है बट हाँ वो चेयरमैन ऑफिस को यूज कर रहा है होल्डिंग कंपनी का, तो देन इन दैट केस अगर वो तो चेयरमैन होल्डिंग सब्सिडरी तो का है तो जो सब्सिडरी है वो होल्डिंग को रिइंबर्स करना चाहिए कॉस्ट। वो मैंडेटरीली करना चाहिए ना, बट ये ऑप्शनल है, बट तो भी नहीं, अगर ये नहीं करो तो आप जो आपने सपोज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन हुआ, जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मतलब इंडिपेंडेंट है। बराबर अब इंडिपेंडेंट का आपके ऑफिस में कोई जगह होगी नहीं क्योंकि तो मीटिंग के लिए आता है, नहीं। लेकिन आप हाँ उसको चेयरमैन बनाए हुए हैं, तो उसकी पोस्ट का ध्यान में रखते हुए आप उसको एक ऑफिस दे सकते हो। तो अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसको कंपनी कुछ नहीं दे सकती, उसका चाय पानी भी नहीं पूछ सकती, सिर्फ उसको मीटिंग में अटेंड करने की फीस और सीटिंग फीस के अलावा हम कुछ नहीं देंगे या रेम्यूनरेशन के अलावा कुछ नहीं देंगे। तो वहां पे उसको ये बोल रहे हैं कि आप इन एडिशन टू जो भी आप देते हो, आप उसको एक ऑफिस दे सकते हो कंपनी के खर्चे पे। हम्म, और हम ये लोग रियम्बर्स कर सकते हाँ कोई खर्चा अगर हुआ होल्डिंग है। कंपनी के ऑप्शन है। हम्म, Then half yearly declaration of financial performance, including summary of significant events in the last 6 months, may be sent to each household of the shareholder. जैसे abridged देते हैं वैसे। हम्म, Listed entity may move towards a regime of financial statement with unmodified audit copy. अच्छा, वो unqualified था तो अभी unmodified है। हम्म। Reporting of internal auditor. Internal auditor may report directly to the auditor. ये 5 की जो अगर आपने कंप्लायंस करी है तो आपको सीजी में लिखना है, अगर नहीं करी है तो आप लिखो हमने नहीं किया। तो ये बेसिकली डिस्क्लोजर का पार्ट था कि आपको अपनी सीजी रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज करना है कि आपने ये सब हेलो। कंप्लायंसेस। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो।